are starting with phenols today with the new topic in alcohols, phenols, ethers chapter, and we'll see to it that how it's what is the structure, what is the naming of it, and I've just drawn the structure for the phenols. This is the thing that you just form a benzene ring, and after forming the benzene ring, you put an OH, put this way, and then you can put OH over here and call L hydroxyl group is being placed in phenols. So this is the basically the structure of phenols. Now namings, if you see that the ways different derivatives of phenols are also there, so we'll see to it that how this can be happened and what are the nomenclature concepts. So nomenclature में I have already mentioned there are two ways, एक तो जनरल नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है. तो फिनॉल का अगर हम जनरल नेम देखें तो इसको हम फिनॉल ही कहते हैं, ठीक है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द IUPAC नेम तो उस केस में फ़िनॉल का नेमिंग बहुत अलग चलेगा. थोड़ा सा देख लीजिए आप, जैसे ये है आपका, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन, यहीं से नंबरिंग अब शुरू होगी. 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से ना, ये वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. तो ये आपका बेसिकली कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है. तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है. आप पोजीशन बताना चाहें तो 1 डैश हाइड्रोक्सी बेंजीन. अब देखो ये खाली ये बात होती है कि सिंपल फिनॉल को लेके चले, तो फिनॉल्स के भी तो डेरिवेटिव्स होते हैं. तो सपोज़ करो कोई ऐसा मेंबर है, ये फिनॉल है, यहाँ अटैच्ड है, और इस पर कोई ऐसा सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है. मानने की बात है हमने यहाँ CH3 लगा दिया. अब आपको मालूम है कि जो ये तो फंक्शनल ग्रुप है इसका, और ये इसका सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है, तो इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज़ है. अब इसका अगर कॉमन नेम देखोगे तो ये कौन सा पोजीशन होती है, तो मैंने पहले भी बताया रखा कि बेंजीन की केस में अगर आप ये देखोगे, अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है ना, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है. तो आप इस कंडीशन को भी लेके चलिए कि आप कैसे करेंगे. तो उस कंडीशन पे अगर आप लेके चलोगे तो ये आपका ऑर्थो वाली पोजीशन है ना, तो आप उसको देख के चलिए कि ऑर्थो मिथाइल फिनॉल हो गया या सेकंड मिथाइल फिनॉल, आप कुछ भी करके चल लीजिए, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. तो दिस वे ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट. बट अगर इसका IUPAC नेम देखिए तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस कौन सी पोजीशन है? सेकंड मिथाइल, ठीक है. और आप इसको फिर ये कौन सी पोजीशन है? 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है बेटा. और वैसे देखा जाए तो भी आप देख लीजिए इसको, और अच्छे से 2 मिथाइल, इसको फिनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये इनकी नेमिंग है. मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया बता दे रही हूँ, इससे ज़्यादा आप करिए भी नहीं, क्योंकि फिर वो डाईहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक ये सब चीज़ें बहुत डिटेलिंग होती हैं. दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जनरल अगर आप देखना चाहें तो जैसे फिनॉल्स के केस में भी डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं. देखो ये जो हमने करा ये मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक ही OH ग्रुप है. लेकिन अगर हम यही बात कह दें डाईहाइड्रिक फिनॉल, तो आपको फिनॉल के केस में 2 आपको OH ग्रुप कहीं ना कहीं लगे हुए दिखेंगे, है ना. फिनॉल का अपना स्ट्रक्चर है ये. अब आपने सपोज करो यहाँ पे OH लगा दिया, तो यहाँ डाईहाइड्रिक होगी ना, 2 OH ग्रुप है. तो इसमें आपको है ना, बस आपने करना क्या है, कुछ नहीं, बस इसकी पोजीशन आप लिखिए. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, तो 1 2, ठीक है, डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन. ये आपकी कंडीशन है, ठीक है. और वैसे तो इसका एक नाम होता है, कॉमन नेम है कैचेकॉल, CATECHOL, कैचेकॉल, ये चीज़ है. तो आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं और इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वे. अब ट्राईहाइड्रिक में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके 3 OH ग्रुप्स लगे होंगे, तो वो भी देखना मांगे तो आप देख लें. आई एम राइटिंग इट, ठीक है. तो ये 1 2 3 4 है ना, तो नंबरिंग तो पता है. तो एक फर्स्ट पोजीशन में लगा हुआ है, एक 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, एक 4 पोजीशन में लगा हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है ट्राई हाइड्रोक्सी, है ना, और क्या है? बेंजीन. ये आपका नाम है. तो मुझे लगता है मैंने सब तुम्हें बता दिए, ट्राई भी बता दिए. ट्राई की कंडीशन में ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की, सॉरी ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की कंडीशन में आएगा.
Now methods of preparation, we'll see to it that what methods can be applied. So let's focus on the first method जो हमारा बाय डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स के थ्रू हम बनाते हैं कि हम कैसे इन्हें बना सकते हैं. तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट ये लैब मेथड के थ्रू सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है. जो लैब में आप फिनॉल को अगर बनाना चाहें तो आप डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स को यूज़ करिए. अब डाइअज़ोनियम सॉल्ट होते क्या हैं, ये आपकी बेंजीन की रिंग होती है. ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए. यहाँ एन है और यहाँ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड NCl है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है आपका. ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं. ये बात ध्यान रखिएगा. तो रिएक्शन बेसिकली जो डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स हैं इनको आप हाइड्रोलिसिस पे ले जा रहे हैं. वाटर के साथ रिएक्ट करना मतलब हाइड्रोलिसिस होता है. सो यू आर गोइंग फॉर हाइड्रोलिसिस. जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इसके लिए कोई कंडीशन होती है. बिना पानी में घोल के कि आपने पानी में घोल दिया और प्रोडक्ट मिलके नहीं. वाटर के साथ जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा यू नीड एन कंडीशन, दैट इज़ यू नीड एन एसिडिफाइड कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. सो इट कैरीज इन प्लेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट इज़ बीन रिक्वायर्ड, है ना, या फिर स्टीम के प्रेजेंस पे. तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये बेसिकली आपको क्या कन्वर्ट कर देता है, ये आपको फिनॉल बना लेता है. अब देखिए ये कैसे क्या बनेगा. पहले यहाँ देख लो, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये जो N है NN ये मिलके पहले बाई प्रोडक्ट्स बनाते, बाद में अपना फिनॉल बनाते, N2 बनाया. अब आपके पास क्या है, वाटर है. वाटर अगर आप खोलोगे HOH है तो OH तो यहाँ जुड़ जाएगा इसका. ठीक है, N2 यहाँ आ गया. अब Cl है, Cl किसके साथ कंबाइंड करेगा, HCl के साथ. तो ये आपकी कंडीशन है जो आप बना सकते हैं आराम से. तो दिस वे इज़ दिस द बेस्ट मेथड. एक मेथड जनरल मेथड से खूब आते हैं, इसको आप कर लीजिएगा. ठीक है, दूसरा मेथड जो आप यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपका डोज प्रोसेस होता है. डोज प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. ठीक है, कि जब आप इंडस्ट्रियल में लार्ज स्केल में बनाते हैं तो आप डोज प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं. डोज प्रोसेस जो है आप इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग मेथड आप कर दीजिए. इसमें ये जो फिनॉल को जब आप मैन्युफैक्चर कराते हैं तो आप क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करते हो. यू ऑलवेज यूज़ क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन जब आप करते हो तो इट इज़ ट्रीटेड विथ ये 10% या तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर NaOH के साथ आप इनका रिएक्शन कराते हो. और टेम्परेचर जो करीबन होता है 573 केल्विन से लेके 623 केल्विन, और प्रेशर भी चाहिए होता है वो करीबन 200 ATM प्रेशर आपको चाहिए होता है. तब ये हाई, और उसके बाद इतना तो है ही, इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. इतनी चीज़ें आपको इस प्रोसेस के लिए ज़रूरत है, तभी होगा. तो चलो करते हैं. क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन की रिंग बनाई, फर्स्ट पोजीशन में Cl लगा देना. अब तुम किसी के साथ जो तुम्हारी इच्छा, सपोज करो मैंने NaOH ले लिया, क्या प्रॉब्लम है. तो ये हमने NaOH ले लिया, आपने यहाँ टेम्परेचर अपना लगा दिया 573 से लेके 623 केल्विन, 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया आपने, यहाँ प्रेशर लिया. ठीक है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, आपने प्रेशर यूज़ करा, सॉरी, 200 ATM. अब आप देखो इसमें बनेगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ देखो, ये जो तुम लोग नहीं करना ऐसे, लेकिन तुम समझने के लिए करो. ये जो है इससे कंबाइंड कर जाएगा. तो इसने अब बचा क्या, तो ये जो ONA है ये आप यहाँ लगा दीजिए. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HCl एज अ बाई प्रोडक्ट. तो ये क्या बना, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड. फिनॉल से ही है ना, तो सोडियम फिनॉक्साइड. अब इसका आप फर्दर क्या करिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, पानी से रिएक्शन करा दीजिए. जैसे ही आप पानी से करवा लो या इसको वाटर से ना करके पहले HCl से करो, नहीं तो वो रिमूव वो हो नहीं पाएगा आपका. तो जब आप इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका इसके बदले आप HCl से कराओ. HCl से कराओगे इसका रिएक्शन, तो आपका जो बाई प्रोडक्ट है ना वो देखो आराम से NaCl निकल जाएगा. NaCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और यहाँ पे आपका वो तो लगा ही हुआ है, इसका एच जो है यहाँ जुड़ जाएगा. इसी से कराओ तो HCl के साथ आपका NaCl और फिनॉल आपका बन जाए. तो ये आपका एक रिएक्शन है जहाँ पर आराम से फिनॉल बना से. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आता है कन्वर्जन में भी और आपका नेम में भी आता है. अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड. बेसिकली बोला जाता है सल्फोनिक एसिड, लेकिन एक्चुअल में होता है कि जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हो NaOH के साथ. ठीक है,
ठीक है। तो आप सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड लेते हो, जो कि आप उसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हो। इसके वजह से आपको सोडियम डेरिवेटिव्स और फिनॉल मिल जाते हैं, यानी वही सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। फिर फर्दर उसको आप क्या कराओगे, एसिडिफाइड कराओगे तो आपको वो फिनॉल दे देगा। ठीक है, जैसे मेरा मतलब हुआ, अब ये पहले तो यही समझें कि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कौन होते हैं। ठीक है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का केस देखते हैं तो आप जानते हैं कि आपका H2SO4 होता है। ठीक है, अब इसमें जो, क्योंकि सोडियम सॉल्ट की बात है और सल्फोनिक एसिड है आपका, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज़ नहीं करेंगे। आप इसका ये समझिए कैसे आप बनाएंगे इसका। ये होता है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो उसी का आप लेंगे सॉल्ट और इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओगे। अब बहुत ध्यान से समझना है कि होना क्या है। ये फ्यूजन की कंडीशन है, फ्यूज़ कराया जाता है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। देखो ये सब ऐसी हैं कि आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अब जब ये फ्यूज़ होता है तो ये आपका जो बनाता है ये Na2SO3 आपका बन जाएगा। पहले तो देखो क्या क्या बनेगा, देखें हम लोग क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो Na2SO3 बनेगा, क्योंकि ये हटाना है हमें SO3, तो NO2SO3 वाटर बनेगा। अब बचा क्या, यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड ONA होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप बहुत ध्यान देखो, 3 है आपके पास सोडियम, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 2 लगा दो तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, वाटर भी बैलेंस हो जाएगा। ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब ये फर्दर ये जो सिर्फ सोडियम फिनॉक्साइड को आप उठाओगे, और जब आप सोडियम फिनॉक्साइड को उठाओगे आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, क्योंकि फर्दर एसिडिफाइड करा गया है ना, तो ये आपका NaCl बाई प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे आपका OH फिनॉल बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप आराम से जो फिनॉल्स को बना सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ लिमिटेड ही रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन है प्रिपरेशन के फिनॉल में, बाकी न्यू सिलेबस में कट चुका है, तो आप ये 3 याद कर लीजिएगा। ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इसके देख लेते हैं। देखो फिनॉल जो है वो, जो सिंपल फिनॉल्स जो होते हैं वो कलरलेस भी होते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म्स में भी होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइज सॉलिड्स भी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका। ठीक है, कलर्स ज़्यादातर वैसे तो लाइट ही कलर की होती है, लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन होती है, एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका कलर जो है डार्क होने लगता है। ठीक है, और यहाँ तक कि थोड़ा ये पिंकिश कलर के या रेडिश कलर के भी रखे हो जाते हैं। सो दिस इज़ द केस ऑफ फिजिकल स्टेट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल इट इज़ देयर, तो यू शुड नो। सॉल्युबिलिटी के केसेस में अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमें सभी चीज़ों को लेके चलना है, फिज़िकल स्टेट को भी लेके चलना है और दूसरा है आपका सॉल्युबिलिटी को भी लेके चलना है। ठीक है, फिज़िकल स्टेट पूछी नहीं जाएगी। सॉल्युबिलिटी स्टेट्स को देखा जाए तो ये जैसे आपको पता है अल्कोहल्स हैं और फिनॉल्स हैं। फिनॉल का केस थोड़ा सा ये होता है कि अल्कोहल तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन फिनॉल जो हैं वो बहुत स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ा जैसे डाई और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो बेसिकली देखा गया कि फ़िनॉल जो है वो लेस सॉल्युबल इन वाटर हुए या बहुत कम सॉल्युबल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न, कुछ तो वजह है, तभी तो कंपेयर टू द एल्कोहल्स तो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो कि देखो फ़िनॉल के पास जो कंडीशन है वो क्या है कि एक बेंजीन रिंग मौजूद है फ़िनॉल के पास, और उस फ़िनॉल जो बेंजीन रिंग है उस पर OH ग्रुप है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा दिख रहा है हमारे, अगर अब इसको इलेबरेट कर लें तो ये O है, ये H है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इसमें डेवलप्ड हो रहा है ना। तो अब बेसिकली हमने ये बात कही कि द सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ फिनॉल इज़ लेस कंपैरिजन टू एल्कोहल। द पॉइंट इज़ दैट बिकॉज इट कंटेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स एन एरोमेटिक रिंग एंड दिस पोर्शन इज़ क्वाइट बिगर इन साइज, and this particular thing, if you see that this OH group in the phenol, I know that it's a polar condition है इसमें। OH ग्रुप है भैया, पोलैरिटी डेवलप्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जैसे अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बाद भी अगर हम देखें तो भी वाटर सॉल्युबल इतने नहीं होते हैं, ये मतलब हैं लेकिन इतना नहीं है। तो पॉइंट क्या है, क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग है, इसकी एरोमेटिक रिंग जो है वो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है,
तो इसकी टेंडेंसी थोड़ी नहीं होती है कि ये पानी के साथ है ना जैसे ना कॉम्बिनेशन बनाए, लेकिन OH जो है वो तो वाटर के साथ कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट होता है ये एरोमेटिक रिंग के वजह से, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये OH ग्रुप की, जबकि OH जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसी की वजह से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती तो यहाँ पर भी है, लेकिन एरोमेटिक रिंग होने की वजह से जो एरोमेटिक रिंग है हाइड्रोफोबिक है, ये एक्सटेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फिनॉल्स जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं कंपैरिजन टू अगर अल्कोहल में तुम ध्यान देखो तो अल्कोहल में यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं होती, एल्काइल ग्रुप है लेकिन एरोमेटिक रिंग नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कंडीशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज सॉल्युबिलिटी इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपैरिजन टू डोज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एरीन्स के केस में इनका जो ये है बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। सो व्हाई दिस हाई कंडीशन इज़ देयर? तो इस कंडीशन में वहाँ पे तो देखो OH वाले ने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, लेकिन इन्होंने इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमज़ोर कर दिया एरोमेटिक में। यहाँ पे क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए होता है क्योंकि फिनॉल जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो दे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेसिकली इनकी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनॉल में, ठीक है। ये कंडीशन होती है इन लोगों में। तो ये जो कंडीशन होती है, देखो OH ग्रुप तो फिनॉल में पोजेस करता ही है ना, वो उसी के वजह से तो तुम्हें पता है कि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती रहती है, मॉलिक्यूल्स को जोड़ती रहती है। तो अभी जोड़ जोड़ के बॉन्डिंग तो बना ले रही है, तो आपको इसको तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को आपको ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी ना फिनॉल को, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है। अब देखो कैसे इसकी रहेंगी, मैं तुम्हें बुक से दिखा देती हूँ। दिस वे you can see that this is the way how they are forming your inter मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, ठीक है। तो ये देखो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ के, तो ये जो बॉन्डिंग है मतलब बन रही है, तो इसको जब आपको ब्रेक करना है तो यू हैव टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट आपको देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। सो आई थिंक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स आर क्लियर टू यू। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर द प्रिपरेशन, जनरल आइडियाज, nomenclatures and the physical properties. This much is there in your reduced syllabus of your ISC.